हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में जो है उच्चतम न्यायालय पढ़ चुके हैं और अब उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, यानी राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक में किया गया है। जिसमें जो है हम पिछली वीडियो में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 217 तक जो है पढ़ चुके हैं। जजों का यानी हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों का जो है अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनकी अपॉइंटमेंट की कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है हम अनुच्छेद 17 में जो है 217 में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 218 से लेकर अनुच्छेद 224 तक। 224 तक के प्रावधान जो है देखेंगे क्या दिए हैं ये उच्च न्यायालय के बारे में। तो अनुच्छेद 218 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना, यानी उच्चतम न्यायालय के जो कुछ उपबंध यानी प्रावधान है वो उच्च न्यायालयों को लागू होंगे। जैसे अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124 का क्लॉज जो है 5, ये जो है उच्च न्यायालय को लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 और अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है उनके पद से जो है हटाने की जो है क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी या कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 218 में यही कहा गया है कि जिस प्रक्रिया से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा। उसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, ये हम उच्चतम न्यायालय के तहत जो है पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हम हटाने की प्रक्रिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम वही प्रक्रिया होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है। अगला अनुच्छेद हम देखते हैं, अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 में जो है न्यायाधीशों को जो है शपथ यानी ओथ कौन दिलाएगा, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो है शपथ जो है उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, यानी जिस राज्य के हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश को अपॉइंट किया जाता है, उस राज्य का जो है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त कोई व्यक्ति जो है न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाता है। न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची यानी संविधान का जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो है प्रारूप दिए गए हैं, उस प्रारूप के अनुसार जो है न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। तो यहाँ पे जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपॉइंट करने की पावर जो है राष्ट्रपति के पास है और उनको हटाने की भी जो है हटाता भी राष्ट्रपति है उनके पद से। लेकिन यहाँ पे जो है शपथ यानी ये प्रश्न बनता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा। तो जो है शपथ राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 219 में किया गया है। अगला जो है अनुच्छेद 220 हम देखते हैं। अनुच्छेद 220 में जो है जो स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, अनुच्छेद 220 ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इससे भी प्रश्न बनता है। किसी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश स्थायी रूप से मतलब वहाँ पे न्यायाधीश नियुक्त रहा है, यानी 62 वर्ष की आयु तक जो है वह न्यायाधीश रहा है और उसके बाद जो है रिटायर हुआ है, तो उसको जो है स्थायी न्यायाधीश कहेंगे। अगर किसी हाई कोर्ट का जो है कोई न्यायाधीश स्थायी रूप से रहा है तो उस हाई कोर्ट में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में जो है वकालत करने पर रोक लगा दी गई है, यानी रोक लगाई गई है। तो अनुच्छेद 220 के तहत जो है स्थायी न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो स्थायी न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों पर जो है
वकालत करने पर रोक लगाई गई है। तो वकालत करने पे जो रोक लगाई गई है वह उस हाई कोर्ट में लगाई गई है जहाँ पे वह स्थायी न्यायाधीश रहा है, और उस हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन न्यायालयों में जो है वकालत करने पे रोक लगाई गई है। लेकिन जो है वह न्यायाधीश जो है अन्य उच्च न्यायालय में, मतलब जिसमें वह स्थायी न्यायाधीश नहीं रहा है, वहाँ वकालत कर सकता है। उसके और जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। केवल वहीं वही नहीं कर सकता है जहाँ पे वह स्थायी रूप से जो है नियुक्त रहा है। तो अनुच्छेद 220 में जो है वकालत करने पे रोक लगाई गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अनुच्छेद जो है 200 अनुच्छेद 221 देखते हैं। अनुच्छेद 221 में जो है न्यायाधीशों के जो है वेतन यानी सैलरी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 221 में जो प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीश की सैलरी से का निर्धारण जो है संसद जो है कानून बनाकर कर सकती है। संसद कानून बनाकर जो है न्यायाधीशों का वेतन जो है निर्धारित करती है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और जो पेंशन होती है, पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पेंशन है वह कहाँ, मतलब कहाँ से दी जाती है, तो जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। लेकिन जो वेतन यानी सैलरी होती है वह राज्य की संचित निधि से जो है दिया जाता है। तो ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो सैलरी से संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 221 में दिया गया है, आर्टिकल 221 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद हम देखते हैं। अगला जो अनुच्छेद है 222। अनुच्छेद 222 में जो दिया गया है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र के बारे में दिया गया है। यानी किसी न्यायाधीश का जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को जो है ट्रांसफ़र से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 222 में हम देखेंगे कि जो है भारतीय जो संविधान है, मूल संविधान में न्यायाधीश के ट्रांसफ़र के बारे में क्या प्रावधान किया गया था, और जो है वर्तमान में जो है क्या प्रावधान किया गया है। तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो अंतरण किया जाता है वह यानी ट्रांसफ़र किया जाता है वह कोलिजियम की सिफारिश पर किया जाता है। और जो कोलिजियम जो है बनता है यानी चयन मंडल जो बनता है वह 1+4 का बनता है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 4 जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर जो है कोलिजियम बनता है। और यह कोलिजियम ही जो है सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी जो है न्यायाधीश का जो है ट्रांसफ़र करता है। यानी कोलिजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें जो है कोलिजियम सिफारिश जो है सिफारिश पर करने से पहले जो है जिस हाई कोर्ट का न्यायाधीश मतलब को ट्रांसफ़र करना है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा, और जिस हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र करके वो जाएगा उस हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश से जो है परामर्श करेगा। जो है परामर्श करने के बाद ही जो है राष्ट्रपति को सिफारिश जो है भेजी जाएगी। ये कोलिजियम का जो प्रावधान है ये केस के माध्यम से आया है, जो 1999 का केस है, इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला है। उस मामले से जो है ये कोलिजियम प्रणाली जो है स्थापित हुई है, जिसके तहत जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को जो है न्यायाधीशों का अंतरण जो है किया जाता है। तो ये याद रखना कि यह मतलब कि
पूछा जाता है कि कोलिजियम बनेगा जो है वो कितने का बनेगा, तो 1+4 का बनेगा। 1+4 की कोलिजियम जो है सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति द्वारा अंतरित किया जाएगा। अब देखते हैं मूल संविधान में क्या प्रावधान किया गया था। मूल संविधान में जो है अंतरण से संबंधित प्रावधान किया गया था। वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करेगा। जो है भारतीय जो मूल संविधान में प्रावधान किया गया था, वह किया गया था कि जो राष्ट्रपति है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के पश्चात जो है अंतरित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी जो है कोलिजियम की सिफारिश पर ही जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 222 में है। न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र का प्रावधान अनुच्छेद 222 में है। अब देखते हैं 223 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 223 में जो प्रावधान वो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या मुख्य न्यायमूर्ति जो है अनुपस्थिति के कारण जो है अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब जो है भारत का राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीशों में से किसी एक जज को जो है मुख्य न्यायमूर्ति का जो है पद संभालने के लिए जो है नियुक्त कर सकता है। ऐसा ही प्रावधान जो है अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में जो है किया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का। तो हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 223 और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 126, लेकिन दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये अनुच्छेद 223 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में जो है जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज। यानी अपर मतलब अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति जो है नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। देखते हैं अनुच्छेद 224 में जो है कब अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 224 में जो है अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उच्च न्यायालय में किया गया है। तो इसमें 2 खंड दिए गए हैं। अनुच्छेद 224 के जो पहले क्लॉज में जो है राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति करता है या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करता है जो 2 वर्ष के लिए करता है। ये टाइम जो है पूछा जाता है कि अपर यानी एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। तो एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 2 वर्ष के लिए होती है। 2 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति करता है। जो अनुच्छेद 224 का दूसरा खंड दिया गया है उसमें जो है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है कोई समय नहीं दिया गया है। इसमें जो है जब तक जो है स्थायी न्यायाधीश जो है अपना पद नहीं संभाल लेता तब तक के लिए जो है कार्यकारी न्यायाधीश जो है अपना पद संभालेगा। तो देखते हैं कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है 2 वर्ष के लिए, और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है भारत का राष्ट्रपति ही करता है, और तब तक के लिए करता है जब तक स्थायी न्यायाधीश अपना पद नहीं संभाल लेता है। तो यह अनुच्छेद जो है 224 में प्रावधान किया गया है। देखते हैं कब जो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में तब की जाती है जब मतलब उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय के कार्य में वृद्धि हो जाती है, या कार्य की बकाया मतलब जो पेंडिंग कार्य है उसको निपटाने के लिए राष्ट्रपति को अगर यह लगता है कि न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में कर सकता है, और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 2 वर्ष के लिए की जाती है। ये टाइम जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति तब राष्ट्रपति करता है जब जो स्थायी न्यायाधीश होता है वह अनुपस्थिति के कारण या किसी और कारण से जो है अपना पद के जो कर्तव्य हैं उसका पालन नहीं या करने में असमर्थ होता है या नहीं करता है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति हाईकोर्ट में कर सकता है। और तब तक जो है वह कार्यकारी न्यायाधीश जो है कार्य करेगा जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता है। तो अनुच्छेद 224 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये केवल और केवल हाईकोर्ट के लिए किया गया है। और जो है ये केवल हाई कोर्ट के लिए किया गया है। इसी प्रकार जो है अनुच्छेद 127 के तहत जो है एडहॉक जज की नियुक्ति होती है, वह केवल और केवल यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान किया गया। यानी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडहॉक जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है अनुच्छेद 127 के तहत। और इसी प्रकार जो है हाई कोर्ट में जो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती यानी एडिशनल जज की नियुक्ति की जाती, वो अनुच्छेद 224 के तहत की जाती, जो केवल और केवल हाई कोर्ट में की जाती है। और आगे जो है अनुच्छेद 224 में यह बताया गया है कि अनुच्छेद 224 के खंड 3 में यह बताया गया है कि जो अपर न्यायाधीश होंगे यानी एडिशनल जज होंगे और जो कार्यकारी न्यायाधीश यानी एक्टिंग जो जज होंगे वो जो है 62 वर्ष की आयु तक जो है अपना पद धारण करेंगे। यानी अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश भी जो है 62 वर्ष की आयु तक ही अपना पद धारण करेंगे। इस प्रकार आज इस वीडियो में हम समझे हैं कि अनुच्छेद 218 से लेकर जो है अनुच्छेद 224 तक में जो है उच्च न्यायालय से संबंधित जो है क्या प्रावधान किए गए हैं। इधर के जितने भी आर्टिकल ये सारे जो हैं ये भी जो है प्री एग्ज़ामों में जो है पूछे जाते हैं, जो जुडिशरी हो यूपी एपीओ हो या भी और अदर कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी जो अपॉइंटमेंट और ये पूछा जाता है अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पद से हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन जो इसमें शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कार्यकारी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए जो है हाई कोर्ट का भी जो है हम एक एक जो है आर्टिकल जो है पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि एक भी आर्टिकल छोड़ देंगे तो कोई भी प्रश्न जो है मिस हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 225 से लेकर अनुच्छेद 232 तक। अनुच्छेद 225 ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। और जो है अनुच्छेद 226 में जो है हम रिट के बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने की जो है अधिकारिता दी गई या ज्यूरिडिक्शन दिया गया, उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।